आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ब्लेसिंग की चाहिए, पर वही उसका दोहरी सोच कि मेरा मजाक बनाना। और जब उसे कोई पंडित या कुछ कह देगा कि आप यहाँ किन्नरों का ब्लेसिंग लिए, उस समय वो ब्लेसिंग लेने के लिए मेरे को ढूंढेगा मैं कहाँ हूँ और क्या है। क्या आप मानती हैं कि समाज कब और कैसे उन्हें बराबरी का हक दे? देखो, सबसे बड़ा हमारा सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्रीज है। आप सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हो, कुछ लड़के बीएड में भी हमारे रोल्स कर रहे हैं। अब वो क्या साबित करना चाहते हैं? हु इज दिस? वो अपनी टीआरपी बढ़ाने पर एक वो क्या किन्नर है, क्या वो डांस है? लेकिन क्या आज भी किन्नर होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं तिरस्कार या दूरी झेलनी पड़ती है? देखो, तिरस्कार तो शुरू से ही मिला ही है जी, पर जिंदगी में बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है ना। कोई भी समाज, आप लोग तो क्या करोगे, नाच और गाने के अलावा क्या कर सकते हो? लोग को यही सोचती। एक औरत का भी होता, औरत की लड़ाई का आज भी मानते हैं कि हमारी औरतों को बराबर हक नहीं मिल पाया। जी, जगह जगह रोडों पे एक भीख जैसा और जबरदस्ती जैसा माहौल बना हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज का रवैया और समाज की विडम्बना, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी चीज है कि 2019 का एक्ट जो हमारा बहुत बड़ा सिंपल क्लियर कर रहा है। आज के टाइम पे बेरोजगारी सब देखते हैं कि काम देने की कोई सोचता नहीं है, उनकी तरफ नजर है। जिस दिन समाज रोजगार देने की सोच लेगा तो आपको सिग्नल पे नहीं खड़ा होगा। पुष्पमाई, अगर भगवान की नजर में सब एक समान है, तो फिर इंसानों की नजर में ये भेदभाव क्यों? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे खास पॉडकास्ट में। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करना जा रहे हैं, सिर्फ आध्यात्मिक जगत से ही नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने वाली आवाज है। पुष्पमाई जी, किन्नर समाज की महामंडलेश्वर पुष्पमाई जी, आज हमारे चैनल बतंगड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुष्पमाई जी, आज आपका अध्यात्म से लेके महामंडलेश्वर तक का सफर कैसे रहा? देखो, बचपन में ही मैं बहुत आध्यात्म से जुड़ी थी, क्योंकि ईश्वर के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास था। और आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों ने जब 2014 में एक हमारा वो जेंडर को रिकॉग्नाइज मिला, तो हमने सोचा कि जेंडर में तो हमें रिकॉग्नाइज मिल गया, सरकारी कागजों में तो हमें बदलाव मिल गया, अब लोगों की सोच और नज़र में बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो 2015 में हम लोगों ने उज्जैन में आध्यात्मिक वाटिका के अंदर हम लोगों ने एक मीटिंग करी और हमने कहा किस तरह हम सेहत में अपनी भागीदारी निभा पाए, जाकि जो सनातन धर्म में जो हमारे ग्रंथों में हमारा उल्लेख था वो कहीं न कहीं होता। तो अपना खोया हुआ वजूद को यथावत स्थापित करने के लिए हमने किन्नर अखाड़ा बनाया, और किन्नर अखाड़ा बना के उसमें मेरे को जो राजस्थान की महामंडलेश्वर बनाया गया, और ताकि मैं जो सनातन में हमारा खोया हुआ वजूद है उसको यथावत स्थापित करने के लिए मुझे ये किन्नर अखाड़ा बनाया, जिसकी मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और साथ में राजस्थान की महामंडलेश्वर भी हूँ। जी, पुष्पमाई, आपका जन्म का नाम पुष्पा ही था या कुछ और? नहीं, जन्म में मेरा नाम प्रदीप था और मैं 4 सिस्टर के ऊपर हुई थी जी। और बचपन से ही मैं बड़ा गर्लिश टाइप में थी, क्योंकि 4 सिस्टर के ऊपर होना था, बड़ा आप जानते हैं कैसा स्वाभाविक रहता है जी। तो वही जो बड़ी बहन, क्योंकि मध्यम परिवार से थी तो बड़ी बहनों के कपड़े जो थे वही मैं पहना करती थी जब तक। और मैं मेरे बॉर्न के बाद मैं इतनी लकी हुई कि हम लोगों ने एक बंगले से 630 गज का बड़ा बंगला लिया। मैं ओल्ड सिटी में जयपुर में रहते थे जी। और मेरे बॉर्न के बाद में हम लोगों ने एक बहुत 630 गज का बड़ा बंगला लिया। मेरे सबसे बड़ा वाला भाई है वो विदेश चला गया, तो मैं घर के अंदर बहुत लकी साबित हुई थी, और वो लकी के चक्कर से ही मुझे बड़ा नाजों से पाला। और मेरी माँ एक ही बात कहती थी, देसी का लड्डू टेढ़ा ही सही पर मेरा है। और इसीलिए परिवार के साथ रहना और परिवार के साथ रह करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, और एजुकेशन कंप्लीट करने का आज मैं पीएचडी करके आज जिस पोस्ट पे, और महामंडलेश्वर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आज मैं यहाँ पर। तो मेरी माँ से एक वादा किया हुआ था, जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरा और मेरे परिवार का नाम खराब हो। स्कूल में ही मैं जो थे डांस प्रोग्राम करना, ये करना शुरू से ही थे, तो वो मेरा बचपन बड़ा सुखद ही रहा, क्योंकि समाज का हमेशा जो जीवन है वो दुखद ही रहता है, क्योंकि सोसाइटी और परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैं बहुत अपने आप को लकी मानूंगी कि मेरे परिवार ने मुझे एक्सेप्ट करके आज इस पोस्ट तक लाके खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में है। जी, पुष्पमाई जी, समाज
आपको आस्था और श्रद्धा से देखता है, लेकिन क्या आज भी किन्नर होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं तिरस्कार या दूरी झेलनी पड़ती है? देखो, तिरस्कार तो शुरू से ही मिला ही है जी पर जिंदगी में बदलाव बहुत बड़ी चीज होती है ना। जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले जब मैंने 2002 में काम करना शुरू किया तो वो चीजें मुझे हासिल नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मेरे पास मेरा वजूद नहीं था। कोई भी समाज, आप लोग तो क्या करोगे, नाच और गाने के अलावा क्या कर सकते हो? जी, जी। लोग को यही सोच थी, क्योंकि जहां पर एक मेंटली हम कहते हैं ना, जैसे एक जस्ट कास्ट के बारे में बात करते हैं, हम धोबी समाज की बात करते हैं, हम नाई समाज का, जहां पर वो कास्ट आ जाती है, अच्छा आप वो कोई काम कर, दुनिया की मेंटली भी एक कैसी बनी हुई है, ये नहीं बना क्यों सर? तो जब उससे पहले ऐसा ही था, मैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती थी तो डिपार्टमेंट वाले मेरे से बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या इनके लिए पॉलिसी होगी, क्या चीज के लिए। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारती थी और मैं कहीं ना कहीं बोला, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मैंने 2 पॉलिसियां पहले ही बदलाव करके लाई। एक जो 2013 के अंदर मैंने हिजड़ा पेंशन, जिस औरतों को मिलती है, तो उस समय हिजड़ा शब्द था तो हिजड़ा पेंशन चालू करवाई थी जी। और 2013 के अंदर ही जिस तरह महिलाओं को 30% का रिजर्वेशन मिलता था रोडवेज में, वो 30% का रिजर्वेशन की 2 पॉलिसीज मैंने बिफोर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले ही कराई, क्योंकि बदलाव ही मैंने कहा जिंदगी, और मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारती थी। और साथ में मेरे खुद का वोटर आईडी को बदलाव करवाया, क्योंकि उस समय हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर जोगाराम जी हुआ करते थे, तो मैं उनके पास पहुंची और मैंने कहा मेरे को मेरी आइडेंटिटीज को चेंज करना है। तो उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जेंडर होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मुझे तो दोनों नाम मेरी आइडेंटिटीज के चाहिए। तो जाकर के मेरे वोटर आईडी जो बनी उसके अंदर दोनों नाम मेंशन हुए, प्रदीप और पुष्पा। और वो क्यों मैंने प्रदीप और पुष्पा कराया? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को मैं नहीं बदल सकती हूँ, मेरे पासपोर्ट्स को चेंज नहीं कर सकती, मेरी फैमिली प्रॉपर्टी राइट्स के लिए मेरे को दोनों नाम मेंशन करने थे। पर अब तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। 2019 का एक्ट आ गया ताकि मैं अपना पूरा नाम बदला सकती हूँ और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेंज करा सकती हूँ। तो बहुत सारा बदलाव को अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 2019 के एक्ट के बाद में बहुत सारी चीज़ें। पर जहाँ पर पहले तिरस्कार हुआ करता था, आज देखती हूँ वही डिपार्टमेंट्स लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं मैडम हमें ये पॉलिसी या गाइडलाइन चेंज करने, आप कब आ रही, टाइम निकालना है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि बदलाव जिंदगी। अगर मैं पुरानी बात को लेके, तिरस्कार तो एक औरत का भी होता, औरत की लड़ाई को आज भी मानते हैं कि हमारी औरतों को बराबर हक नहीं मिल पाया है। तो वहां तो मैं तो बहुत पीछे हूँ। जहां औरत सृष्टि की रचयिता है और सब कुछ है, उसके बाद भी आज भी औरतों को बराबर का दर्जा नहीं है, वहां तो मेरी गिनती तो बहुत बात की बात है। तो मैं अभी भी लड़ाई जंग जारी है। तिरस्कार तो दुनिया का है, दुनिया की सोच और नजरिए का तिरस्कार है अभी भी। बाकी अगर देखें सरकारी कागजों में आज भी जहां पर नॉर्म्स में एक्सेप्टेंस है, यही सबसे बड़ा बदलाव और यही सबसे बड़ा स्वीकारता है कि सरकार और डिपार्टमेंट्स हमें स्वीकार चुके हैं। स्वीकारना है तो अभी समाज के जो तिरस्कार है और समाज के नजरिए उसको स्वीकारना है। माई जैसे नॉर्मली फीमेल को जो पेंशन व्यवस्था रहती है गवर्नमेंट की, उसी तरीके से आप लोगों पे भी लागू किया है क्या? हाँ, मैंने 2013 के जो नॉर्मल महिलाओं के लिए पेंशन थी, जैसे विडो लेडी है, सिंगल वुमेन है, और उसी तरह ट्रांसजेंडर्स को भी सिंगल वुमेन्स को कैटेगरी में माना गया। सिंगल वुमेन उनको पेंशन है। अभी बहुत सारा वेलफेयर बोर्ड, पिछली सरकार ने 10 करोड़ का फंड सेंक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें SOP बना के सरकार को दी थी। ये फंड किन किन सेंक्शन में खर्च होना चाहिए, तो वो फंड में हम लोगों ने जैसे SRS है, हाउसिंग पॉलिसीज में बदलाव है, NFS योजनाओं में चेंजिंग है, और एजुकेशन के लिए है, हमने स्कॉलरशिप के लिए रखा है। और कोई ट्रांस अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख तक का लोन का प्रावधान भी रखा। ऐसे करके बहुत सारी हम लोगों ने उसमें बदलाव करके सरकार को दिया था। सरकार ने 10 करोड़ में से 8 करोड़ 87 लाख को भी सेंक्शन करके और फंड को सेंक्शन भी किया था। उसमें अभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और लोग लाभ भी उठा रहे हैं। धरातल पे उतर गया कहने का। हाँ जी। किन्नरों को अक्सर मजाक या दया की नजर से देखा जाता है। क्या आप मानती हैं कि समाज कब और कैसे उन्हें बराबरी का हकदार देगा? देखो, सबसे बड़ा हमारा सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्रीज है जिसने मुझे मेरे कैरेक्टर को दर्शाया ऐसा है कि हमेशा हंसी का पात्र बना है। आप चाहे रियलिटी शोज देख लीजिए या कोई मूवीज देख लीजिए जिसमें किन्नरों का अलग रूप दिखा है। वहीं
आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जी, जी। ब्लेसिंग की चाहिए, पर वही उसका दोहरी सोच कि मेरा मजाक बनाना। और जब उसे कोई पंडित या कुछ कह देगा कि आप यहाँ किन्नरों का ब्लेसिंग लिए, उस समय वो ब्लेसिंग लेने के लिए मेरे को ढूंढेगा मैं कहाँ हूँ और क्या है। तो ये अभी तक मैंने कहा ना, दोहरी सोच और दोहरा नजरिया समाज का जो है वो बड़ा विडम्बना, जो हर किसी, एक औरत हो, पुरुष हो या महिला हो, सबके प्रति एक दोहरी सोच और दोहरा नजरिया आज भी कायम है, जिसके लिए आज भी हम जूझ रहे हैं। क्योंकि आज तक समाज को हम एक रूप अलग दिखाते हैं, पर वही हमारे समाज के लोग और वही मीडिया का, सोशल मीडिया अलग देखो, आप सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हो, कुछ लड़के बीएड में भी हमारे रोल्स कर रहे हैं। अब वो क्या साबित करना चाहते हैं, हु इज दिस? वो अपनी टीआरपी बढ़ाने पर, एक वो क्या किन्नर है, क्या वो डांस है? या तो डांस है तो अपनी आइडेंटिटीज के डांस के साथ प्रेजेंट करें, नहीं तो अदरवाइज डांस को आज भी विजिबिलिटी ना होने की वजह से काफी सारी पॉलिसीज और गाइडलाइन में बदलाव नहीं हो पा, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है ना। आप देखो कि आज मैंने 2013 के आंकड़े में हम लोगों ने 22.5 लाख लोग की जनगणना करवाई थी, जब जो हमने यूएनडीपी के साथ मिलकर के एक सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में हमने पेश करी थी। तो आज भी विडम्बना देखो, उसमें मात्र 25,000 लोग ही अपना ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बना पाए। क्यों? क्योंकि जिनको जरूरत है वो धरातल पे आ नहीं रहे, विजिबिलिटी अपनी दिखाने पर है, और न विजिबिलिटी न होने की वजह से आज भी समाज को कहीं न कहीं इस तरह की सामना करना पड़ रहा है। पुष्पा माई, पहले किन्नर समाज का जो दायित्व था वो खुशी में जाके अपना नाच गाना भी करते थे और जो बधाई मिलती थी वो लेते थे। आज आप देखते हैं तो रेड लाइट पे, जगह जगह रोडों पे एक भीख जैसा और जबरदस्ती जैसा माहौल बना हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज का रवैया और समाज की विडम्बना, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी चीज है कि 2019 का एक्ट जो हमारा बहुत थोड़ा सिंपल क्लियर कर है। पहले जो किन्नर समाज था वो बधाई पे या शादी पे या बच्चे पे, पर आज हम देखते हैं सिग्नल पे, ट्रेन में और सब में, सब देखा हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा पहलू जानने की कोशिश, उसके दो तरह से देखते हैं जी। आज के टाइम पे बेरोजगारी, सब देखते हैं कि काम देने की कोई सोचता नहीं है, उनकी तरफ नजर देता है। जिस दिन समाज रोजगार देने की सोच लेगा तो आपको सिग्नल पे नहीं खड़ा होगा। और दूसरा, मैं कानून को भी यहां से सब बोलूंगी कि जब हमारा 2019 का एक्ट कह रहा है कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर कोई आज से मिसबिहेव कर रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांस हो, उससे 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर। आज के टाइम पे अगर इस तरह का आपको एक्टिविटीज दिखती है या इस तरह का हो रहा है, तो अगर डाउटफुल है तो ये डिपार्टमेंट्स की कमियां हैं और ये सरकार के कानून में जो इसके दायरे के अंदर होके कर रहे हैं, तो उनके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पे लिए मैं भी कहूंगी सरकार से कि इस तरह जो सिग्नलों पे, ठीक है आप ले रहे हैं वो अलग चीज। मैंने इसीलिए अभी सरकार को 2 प्रस्ताव दिए हैं कि जो नगर निगम की जो पार्किंग के कॉन्टेक्स्ट है वो ट्रांसजेंडर्स लोग को दे दिया जाए। वो सिग्नल पे 10 रुपए मांगने से बढ़िया है पार्किंग का चार्ज 20 रुपए शुल्क कर दिया जाए, ताकि 10 रुपए ट्रांस को मिल जाए और 10 रुपए सरकार को दिया जाए। उसका 50 रुपए ब्याह पे कॉन्टेक्ट बेस पे रख दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव दिया है कि मैंने जो पिंक टॉयलेट्स बने हैं जो उन पिंक टॉयलेट्स पे 5 ट्रांसजेंडर्स को काम पे रख दिया जाए, ताकि उनको लाइवलीहुड के साथ मिलेंगे और लोग की सोच और नजरिया बदल सके। तीसरा प्रस्ताव दिया है मैंने, ताकि जो ये नगर निगम के गार्डन्स और पार्क्स होते हैं, उन पार्क्स में रख रखाव के लिए ट्रांसजेंडर्स को काम पे रख दिया जाए, ताकि वो लाइवलीहुड के साथ जी पाए। और पब्लिकली जो पब्लिक सोसाइटी और जो ट्रांसजेंडर लोग भी जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को हम खत्म कर सके और समाज को मुख्यधारा से जोड़ पाए, ताकि जो ये बैगिंग का, ट्रेनिंग का, ये सब चीजें पे स्टॉप हो पाए। जी जी, बहुत बढ़िया। पुष्पा माई जी, क्या आपको लगता है कि आज भी किन्नरों को मंदिर, राजनीति और शिक्षा जैसे मंचों से दूर रखना जानबूझकर किया जाता है? देखो, मैं आपको इस चीज का बहुत एक सिंपल सा है, समाज को आज भी पूजनीय और कल भी पूजनीय था, पहले पूजनीय था, ठीक है। मुगल काल में समाज को धर्म परिवर्तन करके एक इस तरह मजबूर कर दिया कि समाज 2 वक्त की रोटी के लिए, पेट के लिए हाथ फैलाने लग गया। और उसके बाद में मुगलों ने उनको हिज कल्चर में लेके हिजड़ा शब्द दे दिया गया। और जैसे ही मुगल काल खत्म हुआ तो जस्ट ब्रिटिश आया, तो ब्रिटिश ने देखा
ये सब लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो सेक्शन 377 लगा के मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया। 1947 में मेरा देश आज़ाद हो गया और मेरे देश के आज़ाद होने के बाद में उन धर्म के ठेकेदारों ने या उन पॉलिटिशियन ने कभी हमें समाज में हमारा खोया वजूद को यथावस्था में रखे हमें बैठाया नहीं और समाज को पीछे रखा। पर दादा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल 13 में लिखा इक्वालिटी की बात करी गई, तो मैंने कहा इक्वालिटी कहाँ पर है, मैं भी उस समाज का हिस्सा हूँ, उसी माँ के पेट से 36 नसों का दूध पी के बड़ी हुई हूँ, तो मैं भी उस समाज का हिस्सा हूँ, तो क्यों ना मुझे बराबर दर्जे का। तो ताकि हमने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब जाकर के हमें अपना खोया वजूद को 2014 में जजमेंट मिला। और 2014 में जजमेंट मिलने के बाद में कि आज देखो कि हर जगह जैसे आप देख रहे हैं किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर धर्म की जगह पे आ गए हैं, और कई जगह पॉलिटिशियंस में भी आ रहे हैं, कई जगह पायलट भी हैं, कहीं टीचर्स भी हैं, कहीं डॉक्टर्स भी हैं, सब जो हिडन पॉपुलेशन थी निकल के आ रही हैं। और बदलाव होना जरूरी भी है, और बदलाव ही जिंदगी है। पुष्पमाई, अगर भगवान की नजर में सब एक समान है, तो फिर इंसानों की नजर में ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव तो देखो हमें करना किसने सिखाया। हमारे अगर राम राज्य में देखूं या त्रेता युग में देखूं या द्वापर युग में देखती हूँ, तो वहां तो कोई भेदभाव नहीं था। ये कास्ट रिलीजन किसने बनाया? मुगलों ने, ब्रिटिश ने बनाया, तो उससे वो चला आ रहा। और आज भी हम देखें तो हम वही ब्रिटिश की काल की जो सोच है हम उसी को अपना रहे हैं। और हम देखते हैं तो मुगल वाला एक फूट करो राज्य करो, है ना। तो आज हम किसको अपना रहे हैं? हमने आज तक ब्रिटिश को अपने यहाँ से घर से निकाला नहीं, हमने मुगल काल को भी निकाला नहीं, हम सारी चीजें वही कर रहे हैं। तो जिस दिन बदलाव के लिए भेदभाव को छोड़ करके हमारा दादा भीमराव अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो लिखा है इक्वलिटी की बात करी गई है, समानता की बात करी गई है, वो समानता की बात का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, संविधान को तो कोई नहीं फॉलो कर रहा। आज के टाइम पे अगर हमारा देश, क्योंकि हमारे देश का संविधान 40 देशों से मिलकर के एक बड़ा सुंदर सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना गया है। आज उसको किसी को पता ही नहीं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, एक छोटे बच्चे को नहीं पता, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है। और जिस दिन हम बच्चों को पढ़ाएं तो ये समानता का अधिकार उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि हम स्कूल में जो टीचर होता है वो गुरु के बराबर होता है। पर वो आज के टाइम पे टीचर्स भी, सॉरी मैं गलत इस माध्यम से बोल रही हूँ, कि आजकल टीचर भी प्रोफेशनल हो गए हैं, वो जितनी सैलरी मिलेगी उस हिसाब से पढ़ाएंगे। पहले टीचर बच्चों को मन लगा करके ऐसी शिक्षा देते थे जिसको बच्चा, पर आज हम खुद ही वही डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं। जो बच्चा अब ज्यादा अमीर है उसको हम आगे प्रेफरिंग कर रहे हैं उसको। तो टीचर्स का ही दायित्व है कि इक्वालिटी की बात करें। जी पुष्पमाई, अक्सर लोग किन्नरों को दुआ देने के लिए घर बुलाते हैं और साथ बैठने से कतराते हैं, क्या यह समाज का सबसे बड़ा दोहरी सोच नहीं है? मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि समाज का दोहरी सोच और दोहरा नजरिया, एक तरफ आशीर्वाद सबको चाहिए पर मेरे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। और वही समाज की विडंबना देखो कि मुझे घर बुला के किसी ने कहा कि आपके सॉरी बुद्ध कमजोर है या पंडित ने बोल दिया तो आप वही ब्लेसिंग करें। मुझे एक लड़की बात बताती हूँ कि वही समाज के जिसके मुझे बुलाया, घर पे खाना बुलाया, साथ बैठा के चाय पिलाई, और वही अगर मैं रात के 12 बजे आया तो लड़का मेरा हाथ पकड़ के नजर से कहता चल रही है क्या। तो वही समाज का अभी भी नजरिया बदला नहीं है, और समाज का रवैया जिस दिन बदलेगा समाज ऑटोमेटिकली मुख्य धारा से आ जाएगा। जी जी, किन्नर समुदाय की सबसे बड़ी जरूरत आज आप किसे मानते हैं? शिक्षा, रोजगार या सामाजिक सम्मान? देखो, सबसे बड़े शिक्षा मानती हूँ। जिस दिन शिक्षा, आज ऐसी ताकत है शिक्षा से मैं सम्मान भी पा सकती हूँ और मान भी पा सकती हूँ, और अपने आप का कह सकते जीवन जीने का व्यापन भी मान सकती हूँ। बिना एजुकेशन कुछ नहीं। अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर बदलाव आता है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हाई एजुकेशंस में हमें बदलाव लेकर ना प्राइमरी एजुकेशंस में, जिस दिन प्राइमरी एजुकेशंस के अंदर ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, जिस दिन स्कूल कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर्स के बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू हो जाएगा, तो समाज की सबसे बड़ी सोच वही है। और दूसरा, अगर जब आज हम बचपन मेरा एजुकेटेड होता तब जाके मैं किसी रोजगार के माध्यम से जुड़ती हूँ, तब मेरी शिक्षा ही नहीं होगी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा।
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं सिर्फ ताली बजाऊंगी और उसके अलावा या सेक्स वर्क करूंगी या मैं किसी ट्रेन बैगिंग करूंगी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। जी। पर अभी सरकार ने बहुत चीजें बदलाव करी हैं। सरकार ने शेल्टर होम स्टार्ट करे हैं ट्रांसजेंडर लोग के लिए, ताकि कोई भी, पर वो भी सिर्फ ये है कि 18 साल से ऊपर के, बिफोर 18 ईयर्स कोई अलाउ नहीं किया है। तो आज देखो मेरी जिंदगी, अगर मेरे माँ बाप ने 10 साल की उम्र में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी उम्र 18 साल, यानी 8 साल मैंने जिंदगी व्यापन करी है, वो सिर्फ मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं सिर्फ ताली बजा के या किसी सिग्नल पे भीख मांग रहा हूँ या किसी सेक्स वर्क पे चौराहे पे खड़े के सेक्स वर्क के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो सरकार को बिफोर 18 ईयर्स भी कोई ना कोई इस तरह का केयर होम स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी आज जो आज घर छोड़ते हैं वो उन भी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। किन्नर समुदाय के बच्चों और युवाओं के लिए आप कौन सी पहल करना चाहेंगे? पहल तो मैंने कर चुकी हूँ। 2021 के अंदर शेल्टर होम चला रही हूँ, जिसमें हर साल 25 बच्चे निकालती हूँ, जिसमें 15 को तो हम लाइवलीहुड देते हैं, और लाइवलीहुड देना ही हमें, और उसके साथ सेल्फ रेंट खड़ा कर लेते हैं और उनको, ताकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन पे उनको जॉब रिकमेंड के लिए करते हैं हर साल। और यही शुरुआत तो अभी हमारी, और भी कहूँगी कि एजुकेशन के लिए भी हम लोग बात चल रही है। हमारा नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से उनको 10th तक जो ड्रॉप आउट हैं उनको 10th 12th करा रहे हैं, इग्नू से उनको आगे चल करके पढ़ाई कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि उसके बाद में हमारी जो स्कॉलरशिप है, जो 188 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दिले युवाओं को, ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल पाए। और हमारा 3075 लोगों ने जॉब कैरियर पे, नेशनल जो जॉब कैरियर पोर्टल है उसमें 3775 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 137 करीब राजस्थान के हैं जो अपने जॉब कैरियर को लेकर के कर रहे हैं। तो मैं उनको बेस्ट कहूँगी कि और आप तैयारी करें, ताकि आपके अच्छे से जॉब लग पाए। और इस पर आपका युवाओं को यही है कि मस्ट इन द, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के साथ लाइवलीहुड भी जरूरी है, और लाइवलीहुड के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम सरकार से कह रहे हैं उनके लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहिए, ताकि वो समाज के। आपने इतने बच्चे एजुकेट भी किए, तैयार किए, उनमें से कोई एक आध बच्चा कोई गवर्नमेंट में गया है अब तक? देखो गवर्नमेंट में तो नहीं, और आपको पता है 2017 के अंदर हमने बहुत प्रयास किया। 2017 प्रयास करने के बाद में गंगा जो एक है जालोर में, वो पुलिस में है, पर उससे भी फीमेल कोटे में जॉब दी है, ना कि ट्रांसजेंडर कोटे में दी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स कोटा अभी खोला नहीं। मैंने आपको वही बताया, क्योंकि अभी तक हमारी विजिबिलिटी नहीं है। जिस दिन मेरा वोट बैंक तैयार हो जाएगा ना, उस दिन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी सरकार को जगाने की कि मेरे इतने वोट हैं, तो अपने ऑटोमेटिकली पॉलिसी चेंज होगी और अपना रिजर्वेशन मिल जाएगा। जी। आपके लिए अध्यात्म का असली अर्थ क्या है? आध्यात्मिक का असली असर है कि अहम, यानी अपने अहम को त्याग के और समाज की मुख्य धारा से समाज के लिए अच्छे कार्य करना ही आध्यात्मिक है। जी, आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही है? आपने उसे कैसे पार किया? देखो जिंदगी में चुनौतियां हर रोज आती है, और जिंदगी एक चुनौती है। और मेरे लिए तो आप जानते हैं कि शुरू से पग पग पे हर एक नई चुनौती आती है, और उन चुनौतियों को पार करते हुए आज राजस्थान में मैंने बोर्ड बनाया, इलेक्शन डिपार्टमेंट की स्टेट आइकॉन बनी, नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर बनी, और समाज के प्रति कई शेल्टर होम्स चुनौती थी सबसे बड़ी। 2021 के अंदर जब सरकार ने मुझे कहा कि एक शेल्टर होम डालना है और 4000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जहाँ किन्नरों को एक रूम नहीं मिलता, वहां मुझे इतनी बड़ी, और 25 लोग को रहना, 10 जनों का स्टाफ, यानी 35 जनों के लिए एक बड़ा सा मकान ढूंढना तो बहुत बड़ा चुनौती था। मैं जयपुर के अंदर पूरे 150 से 200 मकान देख चुकी, पर कोई देने को तैयार नहीं था। आखिर में एक मकान मिला, उसने मुझे मकान भी दिया, और मकान देने के बाद में टर्म्स और कंडीशंस बहुत ज़्यादा करी गई, और टर्म्स और कंडीशन से ही की फॉलो की है। और 3 साल में मुझे वो जगह बाइंड अप भी करनी पड़ी, क्योंकि कई सारे इश्यूज हैं, सरकार की फंडिंग्स को लेकर के इश्यूज है, समाज के और भी चैलेंजेस हैं जो हमें आए दिन रोज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ पर समाज को एक रूम नहीं मिल पाता, और वहाँ पर एक बड़ा मकान लेकर के और उनको हैंडल करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो दूसरा, जहाँ पर एक सिग्नल पे खड़ा हुए बच्चे को ला करके उसकी काउंसलिंग करके और उसको लाइवलीहुड के साथ जोड़ना या स्किलिंग की तरफ जोड़ना,
और 3 महीने प्रयास करने पर अगर चौथे महीने में कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना, तो बहुत बड़ा टास्क रहता है और ये चुनौती है। और कुछ इस चुनौती को पार कर जाता है वही आगे निकल जाता है। बाकी तो कई बार फेल भी होता है और हमें कई समाज के जो कहते हैं ना अच्छा काम करते हैं लोग उन्हें बुरा भी कहते हैं। तो कई बार लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, मुझे पता है कि मैं 4 लोग के लिए बुरी हूं तो 4000 लोग के लिए अच्छी हूं, आने वाले समाज के लिए अच्छी हूं। तो 4 लोग मुझे बुरा कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 4000 लोग के लिए सोचना है। और 4000 लोग मेरे लिए बुरा कहते हैं तो मुझे 4 लाख लोग के लिए सोचना है। तो मुझे उसका फर्क नहीं करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जी, आने वाले समय में किन्नर अखाड़े के लिए क्या योजनाएं हैं? आने वाले समय में किन्नर अखाड़े की बहुत सारी योजनाएं हैं और योजनाओं में आश्रम और जो होमलेस हैं उनके लिए ना, और आध्यात्मिक में जो समाज के कहीं भी जो समाज में किसी भी जिम्मेवार जो 18 ग्रंथ हैं उन 18 ग्रंथ में जहां जहां हमारा उल्लेख था उन सबको एक जगह समावेश करके और किन्नर पुराण लिख दिया गया। उसका लोकार्पण अभी हम लोग 2028 के अंदर सेस कुंभ में करने वाले हैं, ताकि एक नया ग्रंथ है हमारा जो 18 ग्रंथ ना होकर के अब हमारे 19 ग्रंथ होंगे जिसमें किन्नर पुराण भी होगा। जी मैम, आखिरी सवाल आपसे, आपको अगर पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो आप क्या जानना चाहेंगे? देखो, पॉलिटिक्स में आने में कोई ऐतराज नहीं है, पर पॉलिटिक्स जो है वो 5 साल या 10 साल के लिए होती है। 5-10 साल के मैं समाज की आवाज हूँ और मैं समाज की आवाज ही बन के रहना चाहती हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊँ तो जो सरकार की भाषा है मुझे वही बोलनी पड़ेगी, होगा हो जाएगा या देखेंगे आगे क्या होता है। तो बेटर है कि समाज की आवाज है, समाज की आवाज को आवाज रहने दो, समाज को कहीं विभाजन ना करें। अगर मौका मिल जाए तो बुरा ही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, मौका मिले तो वही उसी समय के एज ए किसी भी पोस्ट पे बैठना है तो समाज को ही मुख्य धारा से लाने की सोचना है, ना कि और मुद्दों को लेकर के सिर्फ समाज के ही मुद्दों और समाज के ही उत्थान के लिए सोचना है। जी पुष्पा जी, आपने अपने जीवन और विचारों से समाज को एक नई दृष्टि दी है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चैनल के माध्यम से अपने अनुभव और अपनी प्रेरणा हमसे साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बतंगड़ न्यूज चैनल सोनिया कौशिक के साथ एक अगले शख्सियत के साथ अगले पॉडकास्ट तक। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।